नेता आजम खान नहीं, मेरे नेता असदुद्दीन ओवैसी है, बस उसके अलावा कोई नहीं। उत्तर प्रदेश के मुसलमान सुनो, हमारे मीडिया भाई क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे पास वोट बैंक नहीं है। आज ये समझ लो इस चीज को कि तुमने अपनी सियासी ताकत नहीं बनाई, तुमने अपने आप को मुत्तहिद नहीं किया, तो आज तुमसे कोई गठबंधन करने को तैयार नहीं है। इस चीज को समझ लो, समझ लो, समझ लो मेरे भाई, और जितना जल्दी हो सके समझ लो, वरना जितना देर करोगे उतना ज्यादा नुकसान होगा तुम्हारा। उन्होंने मुलायम सिंह को कह दिया कि तुम्हारा रफीक मुल्क है। कैसे रफीक मुल्क हो गया? हमारे रफीक मुल्क हमारे उलमा है, हमारे रहबर हमारे उलमा है, ये रफीक मुल्क होंगे हमारे रफीक मुल्क नहीं है ये, ना हमारे रहबर है। अब सियासी रहबर अगर कोई है हमारा तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, उसके अलावा कोई नहीं है, वही हमारा रहबर है। हम किसी को नहीं मानते अपना रहबर। जितनी भी पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये जो चुनाव लड़ने के लिए आ रही है, समाजवादी, कांग्रेस, बीएसपी, आम आदमी, महान दल, फला दल, सलाना दल, फलाना दल, ये सब क्या मुशायरा करने के लिए आ रही है? मैं पूछ रहा हूँ, ये सब क्या मुशायरा करने के लिए आ रही है? ये वोट नहीं काटेंगी, ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगी, ये वोट नहीं लेंगी, तो हम पर क्यों इल्जाम लगाते हो? अगर सच्चर कमेटी कह रही है कि सबसे बदतर जिंदगी मुसलमान गुजार रहा है, यानी कि एक पाया खराब हो चुका है, अगर हम उस पाए को खड़ा करने की बात कर रहे हैं तो बताइए कौन सी देशद्रोही की बात हम कर रहे हैं? हम तो देशभक्ति की बात कर रहे हैं ना। हम तो कह रहे हैं कि मेरा मुल्क, मेरा वतन मजबूत हो। अगर मुसलमानों को नजरअंदाज आप करेंगे इस मुल्क के अंदर, तो ये मुल्क कमजोर होगा। ये बीजेपी को समझने की जरूरत है, और ये संघ इस देश को कमजोर कर रहा है, मुसलमानों को कमजोर कर। मैं जब से होश संभाला हूँ, मैंने सिर्फ ओवैसी को अपना नेता माना। मैं 2014 से पार्टी हूँ, मेरी उम्र 17 साल की थी उस वक्त, और मैंने सिर्फ जब सियासत में अपनी आंखें खोली तो मैंने ओवैसी साहब को अपना लीडर माना, उसके अलावा मैंने किसी को अपना लीडर नहीं माना। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। अच्छा, AIM की लगातार रैलियां हो रही हैं, लेकिन कैंसिल भी बहुत हो रही हैं। ये देखिए, आप ये यहाँ से एक बात समझिए कि हमको जो कहा जा रहा है कि आप बीजेपी के एजेंट हैं, आप बीजेपी के लिए काम करते हैं, तो ये क्या ये समझने की बात नहीं है कि हमारी रैलियों को परमिशन नहीं है, हमारी नुक्कड़ सभाओं को रोका जा रहा है? तो इससे अब क्या साबित करें हम लोग, बताइए। तो ये भी एक समझने की चीज़ है नौजवानों को जो हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कि वो देखें कि हुकूमत किस तरह से हमारे खिलाफ खड़ी है, हुकूमत हमें किस तरह से परेशान करी। अभी फर्रुखाबाद के अंदर हमारे ज़िला अध्यक्ष को पुलिस ये कह के उठा ले गई कि यहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, जबकि वहाँ पे वारिस पठान जिंदाबाद के नारे लगे थे। हमारी पार्टी जाती है, उनको छुड़ा कर लाती है, वो बात अलग है, लेकिन हुकूमत का पूरा दबाव है कि MIM के कार्यकर्ताओं को, MIM के जो चाहने वाले हैं उनको किस तरह से दबाया जाए, उनको डिटेन किया जाए। लोग कहते हैं कि भड़काओ भाईजान, भड़काओ भाषण देते हैं, क्या पता इस वजह से नुक्कड़ सभाएं कैंसिल हो रही हैं। भाई देखिए, आप भड़काऊ भाषण की बात कर रहे हैं। आज भड़काऊ भाषण का असर ये हुआ है कि आज जो नौजवान खड़ा है ये हिस्सेदारी की बात कर रहा है। इससे पहले जो ये बात करता था, ये कहता था कि बीजेपी है, बीजेपी को रोकना है, हमको और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आज ये नौजवान कह रहा है कि अगर राजभर की आबादी 2% है, आप उससे गठबंधन करते हैं, आपकी खुद की आबादी 7% है, 2% एक साथ है। मैं बता रहा हूँ ना, सुनिए, मैं इतना कह रहा हूँ कि अगर अखिलेश यादव खुद 7% का वोट रखते हैं, 2% से कहते हैं गठबंधन कर लो, RLD से कहते हैं गठबंधन कर लो, 3% की आबादी, उससे कहते हैं कि सीटें भी ले लो और डिप्टी CM का पद भी ले लो। लेकिन क्या ऐसी वजह है कि मुसलमानों से जो 20% की आबादी रखता है, उससे कहा जाता है कि तुम दरी बिछाओ, तुम कुर्सी लगाओ, तुम सोयाबीन की बिरयानी खा लो, तुम हमसे पैसा ले लो, तुम हमारे लिए झंडा जिंदाबाद मुर्दाबाद लगाओ। और हमारे मुशायरों में अब क्या हो रहा है आपको बता दूं, मुझको इतनी तकलीफ है इस चीज़ की कि शायरों के सर के ऊपर से हमारी सफ़ेद टोपी को उतार के अपनी लाल मनहूस टोपी लगा रहा है। वो ये कौन कर रहा है मालूम है आपको? ये कर रहा है वो, क्या नाम उसका, अबू आसिम आदमी। वो ये किया जा रहा है, हमारी टोपियां उतार के लाल टोपियां लगाई जा रही, मैंने खुद देखा। ये वो भी मुस्लिम ही है, आप भी मुस्लिम है, जाट एक साथ है, राजभर एक साथ है, आप एक साथ नहीं है, शायद इसी वजह से गठबंधन करने के लिए मना कर रहे हैं। यही चीज़ तो हम समझा रहे हैं, हम यही चीज़ मेरे भाई समझा रहे हैं कि मुत्तहिद होने की ताकत देखो मुसलमानों, ये इत्तेहाद की ताकत देखो। वो 2% है, मुत्तहिद है, तो उनके साथ गठबंधन करने को कहा जा रहा है, लेकिन तुम्हारे वोटों की उत्तर प्रदेश के अंदर कोई अहमियत नहीं है। इसकी वजह से तुमको कोई बात करने को तैयार नहीं तुम्हारी। यही वजह है कि हम एक सियासी ताकत नहीं है, हमारे पास एक लीडर नहीं है, हमारे पास एक झंडा नहीं है, हमारे पास एक पॉलिटिकल पावर नहीं है, और उनके पास क्या है, उनका एक नेता है। आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी कही तो जाती है, कहते हैं समाजवादी पार्टी, नमाजवादी पार्टी। कौन कहता है? आप ही लोग कहते हैं, बीजेपी इल्जाम लगाती है समाजवादी पर। हम नहीं कहते, ये उन लोगों ने बनाया जिनको दलाली करना था। उन्होंने मुलायम सिंह को कह दिया कि तुम्हारा रफीक मुल्क है। कैसे रफीक मुल्क हो गया? हमारे रफीक मुल्क हमारे उलमा है,
हमारे रहबर हमारे उलमा है, ये रफ़ीक मुल्क होंगे हमारे रफ़ीक मुल्क नहीं है ये, ना हमारे रहबर है। अब सियासी रहबर अगर कोई है हमारा तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, उसके अलावा कोई नहीं है, वही हमारा रहबर है। अब हम किसी को नहीं मानते अपना रहबर। अच्छा, आपके मंच से ज़्यादातर मुस्लिमों की बात क्यों होती है? हमारे मंच से मुस्लिमों की बात इसलिए होती है, और ये समाजवादी जितनी पार्टियां सुन लें, इसलिए हमारे मन से होती है, क्योंकि हिंदुस्तान एक समझ लीजिए कुर्सी को समझिए, एक पाया सिख का है, एक पाया ईसाई का है, एक पाया मुसलमान का, एक पाया हिंदू का है। अगर सच्चर कमेटी कह रही है कि सबसे बदतर जिंदगी मुसलमान गुजार रहा है, यानी कि एक पाया खराब हो चुका है। अगर हम उस पाए को खड़ा करने की बात कर रहे हैं तो बताइए कौन सी देशद्रोही की बात हम कर रहे हैं? हम तो देशभक्ति की बात कर रहे हैं ना। हम तो कह रहे हैं कि मेरा मुल्क, मेरा वतन मजबूत हो। अगर मुसलमानों को नजरअंदाज आप करेंगे इस मुल्क के अंदर तो ये मुल्क कमजोर होगा। ये बीजेपी को समझने की जरूरत है, और ये संघ इस देश को कमजोर कर रहा है, मुसलमानों को कमजोर करके। तो कह रहे हैं राष्ट्र को हम मजबूत कर रहे हैं। कैसे राष्ट्र मजबूत कर रहे हैं? मैंने कहा ना, कुर्सी कैसे टिकेगी इस देश की जब एक पाया कमजोर है, वो मुसलमान है। तो अगर वो पाए को हम मजबूत नहीं करेंगे तो कैसे खड़ा होगा? आपके नेता आजम खान है नहीं? मेरे नेता आजम खान नहीं, मेरे नेता असदुद्दीन ओवैसी है, बस उसके अलावा कोई नहीं। पहले तो आप ही लोग कहते हैं कि मैं कभी नहीं कहा। मैं जब से होश संभाला, हित में बोलने, मैं जब से होश संभाला हूँ, मैंने सिर्फ ओवैसी को अपना नेता माना। मैं 2014 से पार्टी हूँ, मेरी उम्र 17 साल की थी उस वक्त, और मैंने सिर्फ जब सियासत में अपनी आंखें खोली तो मैंने ओवैसी साहब को अपना लीडर माना। उसके अलावा मैंने किसी को अपना लीडर नहीं माना। ओवैसी को माना लीडर जी, लेकिन बात तो वही है। क्या बात? आप लीडर मान रहे हैं, जी। आप ही कौन कह रहे हैं वो वोट काटने के लिए आ रहे हैं? ये जितनी भी पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये जो चुनाव लड़ने के लिए आ रही है, समाजवादी, कांग्रेस, बीएसपी, आम आदमी, महान दल, फला दल, सलाना दल, फलाना दल, ये सब क्या मुशायरा करने के लिए आ रही है? मैं पूछ रहा हूँ, ये सब क्या मुशायरा करने के लिए आ रही है? ये वोट नहीं काटेंगी, ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगी, ये वोट नहीं लेंगी, तो हम पर क्यों इल्जाम लगाते हो? हम तो देखभाल के चुनाव लड़ते हैं, बहुत दानिशबंदी से चुनाव लड़ते हैं कि हम कहाँ पर क्या कर सकते हैं, पूरा डिटेल के बाद चुनाव होते हैं। ये क्या करते हैं पता है? आपको बता दूं, जहां पर मजलिस मजबूत होगी वहां पे ये लोग मजलिस को हराने के लिए बीजेपी को जिताएंगे। आप देख लीजिएगा इस चीज को। इनका ये काम है कि मुस्लिम का आदत ना खड़ी हो जाए। वो तो ये कह रहे हैं कि जितने भी बीजेपी को रोकना चाहते हैं हमारे साथ आए। कौन? अखिलेश यादव ना। तो फिर काहे के लिए उन्होंने कहा कि मजलिस से गठबंधन नहीं होगा? 2% से करोगे, 3% से करोगे, महान दल, फलाना दल सबसे करोगे, लेकिन 20% किसके पास वोट बैंक नहीं? हमारे पास वोट बैंक नहीं ना। आपने बहुत अच्छी बात कही। और ये उत्तर प्रदेश के मुसलमान सुनो, हमारे मीडिया भाई क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे पास वोट बैंक नहीं है। आज ये समझ लो इस चीज को कि तुमने अपनी सियासी ताकत नहीं बनाई, तुमने अपने आप को मुत्तहिद नहीं किया, तो आज तुमसे कोई गठबंधन करने को तैयार नहीं है। इस चीज को समझ लो, समझ लो, समझ लो मेरे भाई, और जितना जल्दी हो सके समझ लो, वरना जितना देर करोगे उतना ज्यादा नुकसान होगा तुम्हारा। लगता है अकेले चुनाव लड़ना है, कौन सी ऐसी पार्टी जो आपसे गठबंधन कर लेगी? आज कानपुर की जनसभा है और सूत्रों से हवाला मिला है कि आज इंशाल्लाह आप कुछ नया यहाँ पर देखेंगे। हो सकता है कि यहाँ पर कोई नए समीकरण बनाए जाए। अभी मैं इस मुद्दे पर आपसे कोई बात नहीं कह सकता, एक पार्टी का जिम्मेदार होने के नाते अभी ये मेरे हुदूद से बाहर है बात। आपके हुदूद से बाहर? जी। क्या नाम हुआ अपना? शाहजेब खान। शाहजेब साहब, ये कह रहे हैं मुसलमानों के हक की बात इसलिए करते हैं कि मुसलमान सबसे पिछड़ा है। आजम खान के पास 2012 से 17 तक 7 मंत्रालय थे, क्या तब भी पिछड़े थे? जी बिल्कुल पिछड़े थे। मुसलमान जब ये देश आज़ाद हुआ है, आज 70 साल से मुसलमान से पिछड़ा रहा कौन है? मुसलमानों ने हमेशा एकजुट होकर काम किया, हर एक को ढोने का काम किया। कभी कांग्रेस को ढोने का, कभी बसपा को ढोने का, कभी सपा को ढोने का। लेकिन जब जब ये कमेटियों की रिपोर्ट आई, चाहे रघुनाथ मिश्रा की रिपोर्ट हो, चाहे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो, सब में एक ही बात तो आई कि सबसे अगर जिंदगी और बसूरत जिंदगी जिगार रहा है तो वो मुसलमान है। लगता है अकेले चुनाव लड़ना है, कौन सी ऐसी पार्टी जो आपसे गठबंधन कर लेगी? आज कानपुर की जनसभा है और सूत्रों से हवाला मिला है कि आज इंशाल्लाह आप कुछ नया यहाँ पर देखेंगे। हो सकता है कि यहाँ पर
कोई नए समीकरण बनाए जाए। अभी मैं इस मुद्दे पर आपसे कोई बात नहीं कर सकता, एक पार्टी का जिम्मेदार होने के नाते। अभी ये मेरे हुदूद से बाहर है बात। आपके वजूद से जी। क्या नाम हुआ अपना? शाजिब खान। शाजिब साहब, ये कह रहे हैं मुसलमानों के हक की बात इसलिए करते हैं कि मुसलमान सबसे पिछड़ा है। आजम के पास 2012 से 17 तक 7-7 मंत्रालय थे, क्या तब भी पिछड़े थे? जी बिल्कुल पिछड़े थे। मुसलमान जब ये देश आज़ाद हुआ है, आज 70 साल से मुसलमान से पिछड़ा रहा कौन है? मुसलमानों ने हमेशा एकजुट होकर काम किया, हर एक को ढोने का काम किया। कभी कांग्रेस को ढोने का, कभी बसपा को ढोने का, कभी सपा को ढोने का। लेकिन जब जब ये कमेटियों की रिपोर्ट आई, चाहे रघुनाथ मिश्रा की रिपोर्ट हो, चाहे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो, सब में एक ही बात तो है कि सबसे अगर जिंदगी और बदसूरत जिंदगी जिगार रहा है तो वो मुसलमान है।